हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शान भाटिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सेटिस्फैक्शन बेसिस के बारे में, जहाँ पर पॉइंट इन टाइम और सेटिस्फाइड ओवर टाइम, कब हमें पॉइंट इन टाइम पर रिकॉग्नाइज करना है, कब सेटिस्फाइड ओवर टाइम पर रिकॉग्नाइज करना है, ये जाना था। अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो हम कहते थे इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एसओटी बेसिस पे, अदरवाइज पीआईटी बेसिस पे। और एक और चीज़ देखी थी हमने कि एमओपी, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस जो आता है हमारा एक चीज़, तो उसमें इनपुट मेथड भी होता है, आउटपुट मेथड भी होता है। इनपुट में आपका कॉस्ट टू कॉस्ट लेबर आवर मेथड और आउटपुट में ये सब मेथड आते हैं। इसके बारे में हमने, और इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एग्जांपल के जरिए हमने देख भी लिया था। मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका वो है कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड। कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड का एक हमने यहाँ पर एग्जांपल भी कर लिया था। आज हम इसके रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को यहाँ से। तो कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड, ठीक है। तो क्या कहता है इसमें, पहले रीड कर लेते हैं फिर समझ लेंगे। If any asset is to be installed in any project which is not separate performance obligation, whose cost is substantial, modification are not needed, asset will be under control of customer, then calculation of MOP by cost to cost method will be excluding such cost of asset, that is excluded from cost incurred, excluded from total estimated या budgeted cost, excluded from transaction price. It will be considered as revenue when asset is delivered to customer. तो इसका क्या बैकग्राउंड क्या है, इसका कहाँ से आया ये कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड हमने एक पढ़ा था। उसका फॉर्मूला था कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100 परसेंटेज में पता चल जाता मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चंस करे थे वहाँ तो आपको मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। याद है हमने एक एग्जाम्पल करा था। तो ये एग्जाम्पल था एक हमारा जहाँ पर गुड्स ए था, सर्विस बी था और गुड्स सी था। यहाँ पर तो आपको बोल रखा था ना सामने से कि इतना इतना गुड आपने डिलीवर करना है, ये 3 महीने में आपको सर्विस देनी है। 1/4 जाएगा, फिर 1/4 जाएगा, फिर 2/4 जाएगा। यहाँ पर एक तरह से आपको 25%, 25% और 50% मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस दे रखा था। यहाँ पर हमने यही एज्यूम करा था कि मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस इसका, जैसे सर्विस बी की बात करूँ वो सेटिस्फाइड ओवर टाइम था और गुड्स ए का भी सेटिस्फाइड ओवर टाइम था। और यहाँ पर क्वांटिटी और ओवर टाइम मतलब 3 महीने और यहाँ पर क्वांटिटी डिफाइंड थी, इसलिए आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करना इजी था। बट अब आपको अगर मैं मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस ही नहीं दे रहा, अगर मैं मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस नहीं दूंगा तो आपको मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस निकालना पड़ेगा, जो कि हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है लास्ट क्वेश्चन में भी हमने जब लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल करा था, यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस नहीं था तो हमने मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस निकाल लिया था। पहले साल के एंड पे भी निकाला था, दूसरे साल के एंड पे भी, फिर तीसरे साल के एंड पे भी। तो यहाँ पर क्या है, क्या कहते हैं फॉर्मूला फॉर कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड क्या था, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, अभी तक जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है डिवाइड कर दो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से, इंटू कर दो कि 100 से परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आता है, स्पेशल पॉइंट क्या है इसमें, कहता है इफ एनी एसेट इज टू बी इंस्टॉल्ड इन एनी प्रोजेक्ट विच इज नॉट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कह रहा है कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक एसेट इंस्टॉल करनी है। अभी एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा, वहाँ से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अभी लेकिन कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। विच इज़ नॉट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अभी एग्जांपल दिखाता हूँ समझ आ जाएगा वहाँ से। कह रहा है हुज कॉस्ट इज सब्सटेंशियल, मॉडिफिकेशन आर नॉट नीडेड, एसेट विल बी कंट्रोल ऑफ द कस्टमर। अब क्या है इसमें, एक सर ने एग्जाम्पल दिया था, इसमें सर ने एग्जाम्पल दिया था कि एक बिल्डिंग बनानी है जिसमें एक एलिवेटर भी लगाना है, एक बिल्डिंग बनानी है जिसमें एक एलिवेटर भी लगाना है। अब एलिवेटर का क्या है, उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ऐसा जैसे जितने का सर को पड़ेगा उतने का ही सर आगे बेच उसमें लगा देंगे, कोई उसमें अलग मार्जिन नहीं रखा हुआ प्रॉफिट का। अब क्या कहता है हुज कॉस्ट इज सब्सटेंशियल, एलिवेटर तो बहुत महंगा आता है, मॉडिफिकेशन कोई की जरूरत ही नहीं है, जैसा लिया था एज इट इज वही लगा देंगे, एसेट विल बी कंट्रोल ऑफ द कस्टमर। तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और एक कोई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, वो बिल्डिंग जो थी उसी के अंडर एलिवेटर लगाना पड़ेगा। आगे कहता है देन कैलकुलेशन ऑफ एमओपी, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस बाय कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड, जो पिछले वाला पेज पे अभी देखा हमने, विल बी बाय एक्सक्लूडिंग सच कॉस्ट ऑफ एसेट। तो आप जब एमओपी निकालोगे तो ये वाला कॉस्ट है ना, इसका हटा देना कॉस्ट। इस एसेट की जो कॉस्ट है ना, मान लो 500 लाख का प्रोजेक्ट है, 150 लाख की ये एलिवेटर है, तो ये 150 लाख आपको उसमें से हटाने पड़ेंगे वो फॉर्मूला में से। आप फॉर्मूला क्या था अभी अभी हमने देखा था, क्या फॉर्मूला बताओ, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो कॉस्ट इनकर्ड में से भी 150 लाख हटा देना और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से भी 150 लाख हटा देना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट इनकर्ड। जैसे आप देखोगे ना, आप कहोगे जी मेरी तो कॉस्ट इनकर्ड हो गई है 400 लाख अभी तक, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जिसमें से 150 लाख तो आपने एलिवेटर पे लगाए हैं, तो आपको 400 में से 150 हटाने पड़ेंगे, मतलब एक्चुअल कॉस्ट आपकी 250 लाख इनकर हुई है। और दूसरी चीज़ मैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करूँ तो वहाँ से भी आपको 150 लाख हटाना पड़ेगा। जो आपका टोटल एस्टिमेट है ना, उस एस्टिमेट में से ये जो एलिवेटर का कॉस्ट है ना, ये हटा देना। और ट्रांजैक्शन प्राइस जो आपका, जो ट्रांजैक्शन प्राइस पता है ना ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होता है, तो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस रहेगा उसमें से भी आपको ये वाला जो है आपको कॉस्ट हटाना है। और क्या कहता है इट विल बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू व्हेन एसेट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। मान लो 150 लाख की थी ये, वो तो फॉर्मूले में मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस निकालने के लिए बोल रहा है, बट क्या कह रहे हैं लास्ट में कि इसको रेवेन्यू तो मानेंगे हम, जो हमने
माना कि 150 लाख की खरीद के 150 लाख की ही हमने आगे उसको लगा दिया वहीं एलिवेटर को, बट जो 150 लाख है हमारा वो रिवेन्यू भी मान लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, इट विल बी कंसीडर्ड एज रिवेन्यू व्हेन एसेट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। वो बात अलग थी कि एमओपी आप निकालने के लिए इसको एक्सक्लूड कर देते हो, बट आप इसको रिवेन्यू भी मानेंगे। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल केस में ही अप्लाई हो सकता है। कब कि जब एसेट इंस्टॉल हुई है, कोई प्रोजेक्ट में कोई आपने एसेट इंस्टॉल करी है जो कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉस्ट सब्सटेंशियल होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एसेट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टमर। तो जब आप एमओपी निकालोगे तो आपको वहाँ पर इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, कॉस्ट इनकर्ड में से भी और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में से भी, और लास्ट में इसको आप मान लोगे रिवेन्यू। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करना है हमने और एक एग्जाम्पल भी देखना है। पहले ना क्वेश्चन देखते हैं, जो एलिवेटर वाला था ना उससे रिलेटेड यही सेम क्वेश्चन है जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको। तो 71 क्वेश्चन देखते हैं। आइए जी इसको यहाँ से देख लेते हैं हम। तो मई 2019 वाले एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन पेपर में। तो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। Orange Limited contracts to renovate a 5-star hotel including the installation of new elevators on 1/10/2017. Orange Limited estimates the transaction price of 480 lakh. The expected cost of elevator is 144 lakh and expected other cost is 240 lakh. Orange Limited purchases elevators and they are delivered to the site 6 months before they were installed. Orange Limited uses input method basis on cost to measure progress towards completion. The entity has incurred actual cost of 48 lakh by 31/3/2018. How much revenue will be recognizes as per relevant Ind AS for the year ended 31st March 2018 if performance obligation are met over the time। तो रीड कर लिया हमने, फटाफट समझ भी लेते हैं क्या है। कह रहा है ऑरेंज लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 5 स्टार होटल को रेनोवेट करेगा और साथ साथ इसमें इंस्टॉल भी करेगा एक न्यू एलिवेटर ऑन 1/10/2017 को। ऑरेंज लिमिटेड ने एस्टिमेट करा कि हमको मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस जो है ना इनका वो है 480 लाख, एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है इनकी 144 लाख एलिवेटर में लग जाएगी और 240 लाख इनकी अदर कॉस्ट लगेंगी, ठीक है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं वाली। ऑरेंज लिमिटेड परचेजेस एलिवेटर्स एंड दे आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, जो भी साइट थी वहाँ पर 6 months बिफोर देवर इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलेशन से 6 महीने पहले ही वहाँ पर उनको डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो वही इनपुट कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड की ये बात कर रहे हैं, साफ साफ बोल रखे कि कॉस्ट ऑफ मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन। तो इनपुट मेथड लगाता है, उसमें भी कॉस्ट वाला मेथड ये यूज़ करता है। और कह रहा है द एंटिटी हैज़ इनकर्ड अदर कॉस्ट ऑफ 48 लाख 31/3/2018 तक, ठीक है जी। समझ आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ट्रांजैक्शन प्राइस दे रखा है, एलिवेटर का इतना कह रहा है एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेड है कि अदर कॉस्ट इतनी लगेगी और 48 लाख अभी तक लग चुकी है। या अब मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस में जो CTC कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड था वहाँ पर फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेशन। तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है आपका 48 लाख और टोटल एस्टिमेशन कितना है आपका, यहाँ पर देखें तो ये 144 लाख आप कह रहे हो यहाँ लिखेंगे और 240 लाख आपके यहाँ करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एस्टिमेशन आता है आपका, ठीक है। हाँ ये स्पेशल केस है, इसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं नीचे, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसमें। अब रिवेन्यू की अगर मैं बात करूँ, रिवेन्यू कितना था हमारा 480 लाख, 480 लाख रिवेन्यू था, जिसमें से एलिवेटर की कॉस्ट कितनी थी, बाकी सब छोड़ो, एलिवेटर की कॉस्ट कितनी थी, ठीक है 144 लाख था। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई इसको आपने एक्सक्लूड करना है ट्रांजैक्शन प्राइस में से। ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है आपका 480 लाख है, ट्रांजैक्शन प्राइस में से आप हटा दोगे 144 लाख, जो बच गया आपका एक्चुअल रिवेन्यू तो ये है, क्योंकि 144 लाख का तो खरीद के आपने 144 लाख का लगा भी दिया, तो आपका इसमें क्या, इसमें प्रॉफिट मार्जिन तो कुछ है ही नहीं। तो आपको पहली चीज़ तो अलग अलग करना है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है ना, सिंपल सा है क्वेश्चन वाला, 480 लाख आपका ट्रांजैक्शन प्राइस, जिसमें से आपको एलिवेटर के कितने मिल रहे हैं 144 लाख तो एलिवेटर के दे रहा है, जो आपने 144 लाख में ही खरीदा था और 144 लाख में ही इसको लगा भी दिया, और 336 लाख आपका अलग अलग से जो आपको मिल रहे हैं पैसे वो 336 लाख मिलेंगे, ठीक है। अब ये 144 लाख जो आपको एलिवेटर के मिल रहे हैं, इसकी कॉस्ट कितनी लगी थी आपके लिए 144 लाख की आपने इसमें कॉस्ट इनकर करी थी, और जो 336 लाख मिलेंगे इसके बदले में आपकी जो एस्टिमेशन है वो है 240 लाख की कॉस्ट लगेगी, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो गई है। अब ऊपर हमने क्या कहा था कि भाई एसेट सब्सटेंशियल होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए और कस्टमर का कंट्रोल आ जाना चाहिए, इस पर तीनों ही बातें यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। और एक और चीज़ थी कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन पे। कहता है एमओपी शुड नॉट इंक्लूड एलिवेटर, ऑब्वियसली मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस में वाला एलिवेटर को इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी जो
स्पेशल पॉइंट पढ़ा हमने वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो करेंगे कैसे, एमओपी निकालते कैसे हैं, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेशन, ठीक है। अब कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है आपकी 48 लाख, लिख दिया यहाँ 48 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेशन, टोटल एस्टिमेशन कितना है आपका 240 लाख। यहाँ पर मैंने कोई 144 लाख को एक्सक्लूड करना है नहीं, ये तो अदर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इंक्लूडेड होता ना 144 लाख इसमें, तो मैं इसको हटा देता यहाँ से। ऊपर वाले में भी अगर इंक्लूडेड होता ना कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट में, तो मैं 144 लाख को यहाँ से हटा देता, बट इन्होंने हटा के ही बताया, तो आप सीधा कर सकते हो इसको। मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस आ गया 20%। मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस से क्या क्या इसको निकाल के क्या मिलेगा, तो कोई पूछने की बात ही नहीं हुई। मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस निकालेंगे तो आप रेवेन्यू बुक कर पाएंगे ना। याद है आपको गुड ए सर्विस बी और गुड सी वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा था, वहाँ पर 20 जो आपका गुड ए था वहाँ पर ये था ना कि 1/4 और 2/4 करके डिलीवर करना है। तो आप एक पर्टिकुलर डेट पे आके उसको 1/4 बुक करते थे, मतलब 25% आप रेवेन्यू बुक करते थे, है ना। वो मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस ही तो था आपका 25%। अब यहाँ तो काम ही ऐसा है कि आप वहाँ तो चलो गुड को सिर्फ आपने डिलीवर करना था, तो इसलिए वहाँ पर 1/4 करके बता दिया था, बट यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का कुछ काम है, थोड़ा रेनोवेशन का काम है, तो यहाँ पर आप कैसे बुक कर सकते हो रेवेन्यू, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस आपने यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। जैसे 20% आपने निकाला है, ठीक है, तो 20% आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो। 336 लाख का 20%, 336 लाख का 20% क्यों, 480 लाख था, है ना। और हमने अभी भी बात यहाँ पर अगर कॉन्सेप्चुअल भी देखें तो आप यहाँ पे कहा था कि ट्रांजैक्शन प्राइस में से आप हटा देना उसको। तो जब आप रेवेन्यू बुक करने जा रहे हो तो आपको 480 माइनस 144 करके जो पैसे बच गए 336 लाख, इसमें से आपको 20% बुक करना है। आपका एक्चुअल जो आपका जो 20% मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस है वो इस पे लगेगा, ठीक है। 20%, ध्यान से सुनना, अभी 336 पे 20% लगाओगे 67.2 आएगा, और इसमें 144 भी ऐड करोगे। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि भाई टोटल रेवेन्यू निकालो, इस क्वेश्चन में बोल रखा है टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए, तो टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा 67.2 प्लस 144। रुक जाओ, 144 के लिए आप सोच रहे होगे कि ये 144 क्यों ऐड कर दिया, यहाँ पर साफ साफ बोल रखा था इट विल बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू व्हेन द एसेट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। वो तो एमओपी में से इसको हटाना है, एमओपी में से इसको हटाना है, बट इसको रेवेन्यू तो मानेंगे ही ना भाई। तो यहाँ पर इसको रेवेन्यू जब हम निकाल रहे थे अदर वाला, तो वहाँ पर हमने एमओपी के लिए इसको हटा दिया था, 144 को बिल्कुल क्लियर कर दिया था, इसको 144 से दूर कर दिया था। तो यहाँ पर लेकिन जब आप टोटल रेवेन्यू बताओगे तो 144 यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। ये था आपका एक क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, छोटा सा ये एग्जाम्पल है, आइए ये रहा एग्जाम्पल, फटाफट देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, फिर समझ भी लेंगे। बीबी सर वांट्स टू कंस्ट्रक्ट हिज स्टूडियो, AVPL एंड बीबी सर एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीड कंसिडरेशन इज 10 lakhs, स्टूडियो नीड्स इंस्टॉलेशन ऑफ केबल, साउंड प्रूफिंग एक्सेट्रा, केबल एंड माइक विल बी इंस्टॉल्ड बाय AVPL, कॉस्ट ऑफ कैमरा एंड माइक इज 4 lakh, इट डज नॉट नीड एनी मॉडिफिकेशन बाय AVPL, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 1/3/2020, बाय 31/3/2020, कॉस्ट इनकर्ड इज 6 लाख, कैमरा एंड माइक वर डिलीवर्ड एट साइट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 8 lakh, कैलकुलेट रेवेन्यू ऑफ AVPL फॉर 19-20 ईयर, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, बीबी सर वांट्स टू कंस्ट्रक्ट स्टूडियो, बीबी सर को अपना एक स्टूडियो बनाना है, ठीक है। एल्डाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में एक स्टूडियो बनाना है बीबी सर को। तो AVPL एंड बीबी सर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीड कंसिडरेशन जो ट्रांजैक्शन प्राइस दे रखा है 10 लाख रुपए आपका ट्रांजैक्शन प्राइस रहेगा, जो कि AVPL को मिलेगा। स्टूडियो नीड्स इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स एंड साउंड प्रूफिंग, कैमरा माइक वगैरह सब चीज़ें लगानी पड़ेगी, जो इंस्टॉल करना पड़ेगा, AVPL को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। कॉस्ट इनकर्ड, कैमरा माइक पे जो 4 लाख रुपए का कॉस्ट इनकर करा है, कैमरा माइक में तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ सर को क्या खरीदना पड़ेगा, शर्मा सर को खरीद के वहाँ पर स्टूडियो में रख देने का, बस, और तो कुछ नहीं करना। इट डज नॉट नीड एनी मॉडिफिकेशन बाय AVPL, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो 3 पॉइंट याद करो, वो 3 पॉइंट एप्लीकेबल होने चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए, सब मॉडिफिकेशन की जरूरत होनी नहीं चाहिए, और कॉस्ट सब्सटेंशियल होनी चाहिए, और एसेट अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टमर, तीनों बातें एप्लीकेबल हो जाएंगी। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना आपका 1/3/2020 डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अभी, ठीक है। 1 महीने बाद आता है 31/3/2020, कॉस्ट इनकर्ड इज 6 लाख रुपए इंक्लूडिंग कैमरा एंड माइक, ठीक है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है आपकी वो है 8 लाख रुपए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, रेवेन्यू निकाल के बताना है, रेवेन्यू निकाल के बताना है। अब एक चीज़ है, सबसे पहले हम देखो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में तो आपको पता है कि जो आपका कैमरा माइक है और जो दूसरा अदर है, दोनों चीज़ें ऐड होंगी टोटल रेवेन्यू में। अब पहले ना हम मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस निकालते हैं। चलो आंसर छोड़ो, आंसर में जो भी लिखा है मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी है 6 लाख रुपए, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है 8 लाख रुपए। बट इन दोनों में ही जो आपका कैमरा और माइक का कॉस्ट है वो इंक्लूडेड है, और हमने क्या समझा था कि उन दोनों को हटाना है आपको, है ना। कि मतलब जो आपका ऐसी स्पेशल केस वाला है तो आपको जैसे एलिवेटर का कॉस्ट हटा दिया था, तो यहाँ से आपको जो कैमरा और माइक का जो कॉस्ट है इसमें से हटाना पड़ेगा। कितने का था 4 लाख का, तो 6 लाख माइनस 4 लाख और 8 लाख माइनस 4 लाख, तो आपका आ जाएगा 2 लाख बाय 4 लाख, तो 50% आपका जो है वो आ जाएगा एमओपी। अब आंसर देख ही नहीं रहे हम, ऐसे ही कर रहे हैं, एमओपी आ गया 50%, ठीक है। तो अब रिवेन्यू बताओ कितना करोगे आप बुक। रिवेन्यू पहले तो देखो, रिवेन्यू जो
जो है आपका 10 लाख है, 10 लाख में से 4 लाख तो हटा ही दो, है ना। अब बचा 6 लाख, 6 लाख पे 50% लगाएंगे। याद है अभी पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करा था हमने, काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो 6 लाख पे 50% लगाएंगे, हो गया 3 लाख रुपये। तो एक तो रिवेन्यू ये वाला हो गया आपका। तो टोटल रिवेन्यू अगर हमने निकालना है तो 3 लाख में वो 4 लाख भी ऐड कर देंगे, टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ थी ये, समझ आ गया ना कैसे निकाला है हमने। 7 लाख रुपये आपका टोटल रिवेन्यू आया है, ठीक है। तो अब नीचे आपका पूरा आंसर दे रखे हैं। इसमें लास्ट चीज़ और है कि अगर आपको प्रॉफिट भी निकालना हो, टोटल रिवेन्यू तो 7 लाख ही आया जो हमने अभी डिस्कस कर लिया कैसे करना है, हमें 7 लाख रुपये आ गया। और अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो ऑब्वियसली जब रिवेन्यू में 4 लाख रुपये ऐड कर रखे हैं तो कॉस्ट इनकर्ड में भी 4 लाख रुपये ऐड करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है उसमें आपका जो 4 लाख रुपये भी ऐड कर देना, तो आपका यहाँ पर 1 लाख रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। नोट अ बिग टास्क। तो सिंपल सी चीज़ थी ये। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस। फर्स्ट क्लास में हमने इसकी डिस्कशन करी थी कि कैसे हमने 5 स्टेप मॉडल को अप्लाई करना होता है। आइडेंटिफाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जिसकी चर्चा इतनी क्लास से चल ही रही है। कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस पर हम आगे कैलकुलेट करना है, एलोकेट करना है ट्रांजैक्शन प्राइस को। तो इसको कैसे करेंगे हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब क्या करना है आपको, ट्रांजैक्शन प्राइस के बारे में सारी यहाँ पर जानकारी मिलेगी। क्या कहता है ट्रांजैक्शन प्राइस, पहले रीड कर लेते हैं फिर समझ लेंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस मीन्स एग्रीड कंसिडरेशन फॉर प्रोमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। It is calculated at each reporting date based on best estimate. Transaction price can be fixed transaction price or variable transaction price. If transaction price vary due to any reason, it is called variable transaction or variable consideration. Vary can be due to bonus, incentive, escalation, penalties और क्या रीज़न हो सकते हैं, चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। ये रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला अभी एग्जांपल से समझ आएगा, ऐसे हो सकता है क्लैरिटी आपको ज़्यादा अच्छी ना हो। अभी 2 मिनट में एग्जांपल दूंगा। तो क्या कहता है फिर भी एक बार देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस होता क्या है, जो भी एग्रीड कंसिडरेशन है फॉर प्रोमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, जो भी आपका एग्रीड कंसिडरेशन है वही आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है। इट इज़ कैलकुलेटेड एट ईच रिपोर्टिंग डेट, हर एक रिपोर्टिंग डेट पे इसको निकालेंगे, वो देख लेंगे अभी हम क्या करना है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन प्राइस ना फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल हो सकता है। और अगर क्या है ट्रांजैक्शन प्राइस, ये नीचे क्या कहता है, इफ ट्रांजैक्शन प्राइस वेरी ड्यू टू एनी रीजन इट इज़ कॉल्ड। अगर वेरी करता है आपका ट्रांजैक्शन प्राइस, मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस एक तो फिक्स है कि 10 लाख रुपये, लेकिन उसमें बोला गया कि यार अगर आप एक काम 3 महीने के अंदर करके देते हो तो आपको हम इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे। तो मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस जो आपका चेंज हो सकता है। मान लो 10 लाख का ट्रांजैक्शन प्राइस था, उसमें बोला कि अगर आप इसको 3 महीने के अंदर करते हो तो आपको 10% इंसेंटिव भी देंगे, तो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस क्या हो जाएगा, 11 लाख। आपका रेवेन्यू कितना, 11 लाख, ठीक है। पेनल्टी अगर आपने इसको 3 महीने के बाद करा तो आपको ऐसा भी हो सकता है, देखो 3 महीने तक कर दिया तो आपको इंसेंटिव, 3 महीने के बाद करा तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका हमने फिक्स किया था 10 लाख रुपये। लेकिन अगर आपने इसमें 4 महीने से ज़्यादा लगा दिया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन प्राइस गिर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना। चेंज इन गुड्स ऑन सर्विसेज ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस, गुड्स और सर्विसेज का प्राइस चेंज हो गया ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस, पीछे से आपका गुड्स एंड सर्विस का प्राइस जो है वो चेंज हो गया। और क्या कहता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ गुड्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ गुड्स। ये 4 रीजन है यहाँ पर जिसकी वजह से आपको यहाँ पर चेंज हो सकता है। अभी हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ ही लेंगे, ठीक है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या है वो, कहता है रिकॉग्नाइजिंग वेरिएबल कंसिडरेशन रिक्वायर्स फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो फिक्स में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल कंसिडरेशन है उसके लिए बात कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस में तो आपको फिक्स भी लेना है, वेरिएबल भी लेना है, लेकिन वेरिएबल कंसिडरेशन हमने देख तो लिया क्या क्या रीजन से वेरी हो सकता है ना। 4 रीजन का हमने पता तो लगा लिया कि बोनस इंसेंटिव से इंक्रीज हो सकता है, पेनल्टी से डिक्रीज हो सकता है, और यहाँ पर चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ गुड्स हो, तो ये रीजन है आपके। बट वेरिएबल कंसिडरेशन को आपको रिकॉग्नाइज कैसे करना है वो बात कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आओ देखिए। सबसे पहले कह रहे हैं टेस्ट कॉन्स्ट्रेनिंग estimates of variable consideration, CEVC बुलाएंगे हम इसको। If CEVC is satisfied, then revenue arising due to variable reasons should be recorded, otherwise it should not be recorded। चीज़ें छोड़ो, आगे क्या लिखा है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो कि आपको अगर वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है कि आपको उसको ट्रांजैक्शन प्राइस आप में ऐड करना है। जैसे फिक्स्ड को आप ऐड करोगे तो प्लस में वेरिएबल कंसिडरेशन को आपको ऐड करना है ना, उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि CEVC का टेस्ट करो, टेस्ट करना है CEVC का टेस्ट। अगर CEVC सेटिस्फाई हो जाता है तो आप रिकॉर्ड कर लो उसको, सिंपल सा रीज़न है, ठीक है। अगर CEVC सेटिस्फाई नहीं होता तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, सेटिस्फाई हो जाता तो आप उसको वेरिएबल जो कंसिडरेशन है उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो क्या लिखा है, इफ CEVC इज सेटिस्फाइड देन रेवेन्यू अराइजिंग ड्यू टू वेरिएबल रीजन शुड बी रिकॉर्डेड। अब आगे बात करते हैं
CVC चाहता क्या है, CVC सेटिस्फाई तो हो जाएगा बट क्या चक्कर है, CVC है क्या? तो CVC रिक्वायर्स दैट हाई प्रोबेबिलिटी शुड एग्जिस्ट दैट सब्सटेंशियल रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू विल नॉट अकर व्हेन अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व्ड। जनरली एंटिटी शुड एस्टिमेट फैक्टर्स आउटसाइड इन इट्स इन्फ्लुएंस व्हेन पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी। पूरा रीड कर लेते हैं एक बार में। इफ एंटिटी हैज जीरो और लो एक्सपीरियंस और पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी इज लो, CVC टेस्ट इज कंसीडर्ड टू हैव फेल्ड, हेंस वेरिएबल कंसीडरेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है CVC जो है ना वो ये CVC रिक्वायर्स दैट हाई प्रोबेबिलिटी शुड एग्जिस्ट। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब 90%, 100% हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज़ की हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? दैट सब्सटेंशियल रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू विल नॉट अकर व्हेन अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व्ड। अब बात हुई कि बीवी सर जो है ना वो 1 लाख रुपए देने वाले हैं हमें, ठीक है। ये जो है ना इसका इंसेंटिव मिलने वाला है हमें बीवी सर से, इंसेंटिव कह लो, बोनस कह लो, ये जो स्टूडियो हम बना रहे हैं बीवी सर से हमें मिलने वाला है इसका 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? मान लो 100% चांसेस है कि भाई इस 1 लाख रुपए मिल ही जाएंगे। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी है 100%। हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए दैट सब्सटेंशियल रिवर्सल ऑफ रिवेन्यू। दोबारा से सुन लो, सब चीज़ें छोड़ो, सब चीज़ें दोबारा से सुने। हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि सब्सटेंशियल रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू नहीं होगा। अब सिंपल से है, इसको हिंदी में देखो कि 1 लाख रुपए है, आपको लगता है कि 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, कि इस चीज़ की आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कुछ अनसर्टेनिटी भी होती है तो आपको इन दैट केस ऑल्सो कि 1 लाख के 90 मिल जाए चलेगा। ये नहीं कि आपके 1 लाख के 10,000 मिल रहे हैं, बस 1 लाख सोचा था 10,000 मिल रहे हैं, तो आप मत लिख देना भाई 1 लाख रुपए को आपका वेरिएबल कंसिडरेशन में। अगर आपको लगता है कि हाँ हाई प्रोबेबिलिटी है कि 1 लाख रुपए मिल सकते हैं और इसका सब्सटेंशियल, आपको ये भी लगता है कि सब्सटेंशियल रिवर्सल नहीं होगा इसका। सब्सटेंशियल रिवर्सल का क्या मतलब है कि 1 लाख रुपए के 10,000 नहीं हो जाएंगे। रिवर्सल हो सकता है थोड़ा बहुत कि हाँ 1 लाख के 90,000 मिल जाए, लेकिन सब्सटेंशियल रिवर्सल नहीं होना चाहिए। सब्सटेंशियल रिवर्सल मतलब 1 लाख के 10,000 नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन जब वो अनसर्टेनिटी रिजोल्व हो जाएगी तब भी आपको 1 लाख के 90,000 मिल जाए चलेगा। अगर ऐसा है तो आपका CVC टेस्ट पास हो जाता है, ठीक है। क्या टेस्ट है? कि हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि सब्सटेंशियल रिवर्सल ना हो, कि जब अनसर्टेनिटी रिजोल्व हो जाए। ऑब्वियसली फ्यूचर में क्या होगा वो अनसर्टेन है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है, ऑब्वियसली वेरिएबल कंसिडरेशन है, तो आज तो हमें पता लगेगा नहीं, फ्यूचर में जब हमारा हो सकता है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तब जाके उसके आसपास हमें पता लगे, है ना। तो यही बोल रहे हैं, लेकिन आप ट्रांजैक्शन प्राइस तो आप आज ही रिकॉग्नाइज कर रहे हो इसको ट्रांजैक्शन प्राइस में, तो ये कह रहा है कि आप ठीक है वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज करना कर लो, लेकिन इस चीज़ की हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो इसका सब्सटेंशियल रिवर्सल नहीं होना चाहिए। 1 लाख का 90,000 हो जाए चलेगा, ठीक है, लेकिन आप जब अनसर्टेनिटी है ऑब्वियसली हमें पता है, बट अनसर्टेनिटी जब रिजोल्व हो जाएगी फ्यूचर में, इस अनसर्टेन चीज़ को पता आपको श्योर हो जाओगे फ्यूचर में, तो आपको ऐसा ना हो कि भाई सब्सटेंशियल रिवर्सल हो जाए, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हो रहा है, कह रहा है जनरली एंटिटी को एस्टिमेट करना चाहिए, ये ऊपर वाली बात से आगे कह रहा है क्या एस्टिमेट करना चाहिए कि जो फैक्टर्स आउटसाइड इट्स इन्फ्लुएंस है, जैसे बीवी सर बोनस देंगे या नहीं ये हमारे हाथ में थोड़ी नहीं, तो उनके हाथ में, एंटिटी को एस्टिमेट करना पड़ेगा उस चीज़ का, तो है ना। तो एस्टिमेट कह रहा है कि एस्टिमेट करो कि जो फैक्टर्स आउटसाइड इट्स इन्फ्लुएंस है, और साथ साथ क्या एस्टिमेट करोगे? पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी। 2 बातें आपको एज इट इज याद रखनी है, क्या? फैक्टर्स आउटसाइड इट्स इन्फ्लुएंस और पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी इसमें देखो बड़ी मजेदार चीज़ है, क्या कहता है? इफ एंटिटी हैज़ लो और जीरो एक्सपीरियंस, मैं नया मार्केट में आया हूँ, है ना, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है या फिर बहुत कम एक्सपीरियंस है, तो क्या मुझे बोनस मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है? यार मैं तो नया मार्केट में आया हूँ, मैं कैसे कंप्लीट करूँ? सिंपल सी चीज़ है, मैं तो नया मार्केट में आया हूँ, मैं कैसे कंप्लीट कर दूंगा उसको 3 महीने के अंदर, या जो भी आपका जैसे वो एलिवेटर लगाने का, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था, रेनोवेशन का, तो मैं नया अगर मार्केट में आया हूँ तो उसको अच्छे से कर नहीं पाऊंगा ना, टाइम पर नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो मेरे चांसेस कम रहेंगे इंसेंटिव मिलने के। तो एक तो ये वाला पॉइंट का आ गया आपका, जो फैक्टर्स ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत लंबा पीरियड है अनसर्टेनिटी का, आपको बहुत मतलब 1-2 साल तक पता ही नहीं लगने वाला कि क्या होना है, मतलब आपको लग रहा है 2 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, 2 साल तक आपको पता नहीं लगने वाला होना क्या है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी इतना लंबा है तो आप ये समझ लो कि CVC टेस्ट आपका फेल हो गया, तो आपको वेरिएबल कंसिडरेशन आपको वहाँ पर नहीं रिकॉग्नाइज करना, आपको सिर्फ फिक्स वाला लेना, वेरिएबल वाला तब मत लेना अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो या फिर आपका अनसर्टेनिटी पीरियड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। तो एक तो चीज़ हो गई है, CVC टेस्ट था, काफ़ी सिंपल सा चीज़ था, बहुत सिंपल था। अभी क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बात कह रहा है चलो ठीक है मान लेते हैं CVC टेस्ट पास हो गया, अब अमाउंट कैसे लिखोगे, वहाँ पर क्या अमाउंट लिखोगे? तो अमाउंट फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएबल कंसिडरेशन कैन बी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, एक तो है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, और एक और मेथड है दूसरा, उसका नाम क्या है? मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड, मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड। अब ये दोनों मेथड कब कब अप्लाई होते हैं? देखो जब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है ना आपकी, मतलब 10, 12, 15 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी दिखाऊंगा कैसे
होती हैं। तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगाओगे, लेकिन अगर जैसे बहुत कम है, मतलब बहुत ही स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल सेट ऑफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, तो MLO मेथड लगाओगे। चलो यहाँ से देखते हैं क्या कहता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड व्हेन लार्ज पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, तो क्या लगाओगे जब बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो, तो EVM मेथड, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, एस्टिमेट कंसिडरेशन, एस्टिमेट कर लो पहले तो कंसिडरेशन, मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी फैक्टर से, फॉर ईच रेंज शुड बी टेकन। ठीक है, एस्टिमेट कंसिडरेशन कितना है और मल्टीप्लाई कर दो, जो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दिखाता हूँ अभी पहले पीछे से कैसे करेंगे हम इसको। और दूसरा मेथड क्या है आपका, MLO मेथड, मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड। ठीक है, ऐसा है कि इसमें ना दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये या तो ये, आपको वो देखना है इन दोनों में से मोस्ट लाइकली आउटकम कौन सा है आपका, उसको ही आप एस्टिमेटेड कंसिडरेशन मान लोगे। ठीक है, पिछले वाले में तो बहुत सारे केसेस बन रहे थे, तो इसलिए हम कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तो दो ही आउटकम है आपके, दोनों में से एक चूज कर लो, बस खत्म करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें कैसे करना है आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है जो हमें देखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वाला क्वेश्चन, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, समझ आ जाएगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट सारा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें, पहले रीड कर लेते हैं जल्दी से, फिर समझ भी लेंगे। XYZ लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू बिल्ड अ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। द प्रोमिस टू ट्रांसफर द एसेट इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। द प्रोमिस्ड कंसिडरेशन इज 2.5 crores, बट दैट अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ एसेट। स्पेसिफिकली फॉर ईच डे आफ्टर 31 मार्च 2021 दैट द एसेट इज इनकम्प्लीट, द प्रोमिस्ड कंसिडरेशन इज reduced by 1 लाख रुपए। फॉर ईच डे बिफोर 31 मार्च 2021 दैट एसेट इज कंप्लीट, द प्रोमिस कंसिडरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1 लाख रुपए। इन एडिशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ एसेट अ थर्ड पार्टी विल इंस्पेक्ट द एसेट एंड असाइन अ रेटिंग बेस्ड ऑन metrics that are defined in the contract. If the asset receives a specified rating, the entity will entitled to an incentive of 15 लाख रुपए। Determine the transaction price, transaction price निकालना है आपको यहाँ पर। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सोफिस्टिकेटेड मशीनरी बना रही है, सेटिस्फाइड ओवर टाइम, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है ना वो आपका सेटिस्फाइड ओवर टाइम है। सेटिस्फाइड ओवर टाइम होता तो आप MOP भी देखना पड़ता है, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस, है ना। यहाँ पर तो इसने हमें ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने के लिए बोला है। तो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, द प्रोमिस कंसिडरेशन इज 2.5 crores, बट दैट अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ एसेट। कह रहे वैसे तो 2.5 करोड़ रुपए है कंसिडरेशन, बट ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। क्या लॉजिक है, कह रहा है अगर आप 31 मार्च के बाद एक भी दिन लेते हो ना, मान लो आपने 31 मार्च को नहीं 10 अप्रैल को कंप्लीट करा, तो 10 दिन इंटू में 1 लाख, 10 लाख रुपए आपका जो कंसिडरेशन है वो कम हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ थी है। ठीक है, जैसे 2.5 करोड़ रुपए आपको मिलने हैं, तो अगर आप 10 दिन डिले कर देते हो प्रोजेक्ट को, तो 2.5 करोड़ में 10 लाख कम मिलेंगे। इसका वाइस वर्सा है कि अगर आप 10 दिन जल्दी कंप्लीट कर देते हो तो आपको 10 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे पैसे। यही तो बोल रहा है यहाँ पर ही कि भाई आपका इंक्रीज भी हो सकता है कंसिडरेशन, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, एक फैक्टर तो इसने बता दिया कि आप 10 दिन एक्स्ट्रा लोगे मान लो, तो आपको 10 लाख रुपए कम मिलेंगे। 10 दिन जल्दी कर दोगे तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लेना हमसे। ठीक है, तो वो पेनल्टी का हिसाब है कि पेनल्टी भी मिल सकता है और वो इंसेंटिव भी मिल सकता है आपको। ठीक है, आगे बात करता है, एक चीज़ और कह रहा है कंप्लीट। चलो एक तो चीज़ ये हो गई आपकी कि मान लो आपने 10 दिन एक्स्ट्रा ले लिए, या 10 दिन चलो जल्दी कर लिया, 10 दिन जल्दी कर लिया तो आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, 2.5 करोड़ प्लस 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। एक चीज़ और है, कह रहा है जब कंप्लीशन हो जाएगा तो एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्ट भी करेगी, इस एसेट को इंस्पेक्ट करेगी और कुछ इसमें मैट्रिक्स के हिसाब से रेटिंग देगी। उस रेटिंग के हिसाब से आपको बोनस भी मिल सकता है 15 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब आपको दो चीज़ें हैं, एक ये भी वेरिएबल कंसिडरेशन है जो आपका 1 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, ये भी वेरिएबल कंसिडरेशन है। अब आप मुझे बताओ, तो अब ये जो 2.5 लाख रुपए तो 2.5 करोड़ रुपीज़ है, अब क्या फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है क्या, मतलब ये 2.5 का 2.4 करोड़, 2.3 करोड़, 2.2 करोड़ भी हो सकता है। हाँ, अदरवाइज 2.7 करोड़, 2.8 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है क्या इसमें, मतलब 2.4, 2.3, 2.4, 2.5, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होती है ना, तो आप लगाते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। ठीक है, ऑब्वियसली पहले वो तो चीज़ चेक करोगे ही आप, यहाँ पर आंसर्स में हम आ जाते हैं देखने के लिए क्या करना है इसमें। बट एक चीज़ तो है, जब आपको समझ आता है कि वेरिएबल कंसिडरेशन है, तो ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो आपका एप्लीकेबल हो गई कि हाँ, इफ CVC रिक्वायर क्या करता है, हाई प्रोबेबिलिटी शुड एग्जिस्ट सब्सटेंशियल रिवर्सल ऑफ वैल्यू, ये अगर नहीं होना चाहिए, फैक्टर्स आउटसाइड इट्स इन्फ्लुएंस और पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, ये तो चेक करना ही होता है आपको। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चलो ठीक है, ये तो सेटिस्फाई हो गई, बट अब मेथड कौन सा लगाना है, मेथड की बात हो रही है।
मेथड कौन सा लगाओगे आप यहाँ पर, ईवीएम मेथड लगाओगे। ऊपर वाली चीज़ को छोड़ो, अभी ये सिर्फ हम बात करें ईवीएम मेथड लगाना है या एमएलओ मेथड लगाना है। तो जब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं एक चीज़ की, भाई 2.2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर वैसे ही रफ में कर रखा है, कुछ सोल्यूशन आपको बुक से दिख जाएगा बड़े आराम से। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है ये, तो आपको देखना पड़ेगा कि हर एक पॉसिबिलिटी का परसेंटेज कितनी है, कितना परसेंट चांस है, इसका 10%, इसका 12%, इसका 50%, इसका 11%, तो 100% हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके जो आपका अमाउंट आएगा वही आपका क्या है, आप कंसिडरेशन है आपका, ठीक है। जो आपने कंसिडरेशन में आपने देखा यहाँ पर लिखा था हमने, एस्टिमेटेड कंसिडरेशन इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉर ईच रेंज शुड बी टेकन, ठीक है। एस्टिमेटेड कंसिडरेशन जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एस्टिमेटेड कंसिडरेशन है आपकी 2.2, 2.3 और प्रोबेबिलिटी फैक्टर है आपके ये सारे प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये कौन सा मेथड था, ईवीएम मेथड था। अब इसमें दो चीज़ें थी, एक तो था कि आपका 1 लाख रुपए बढ़ सकता है, 1 लाख रुपए गिर सकता है, एक ये बेसिस था, और एक था कि 15 लाख वाला, ठीक है। अब 15 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके क्या चांसेस हैं, 15 लाख मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, इसके चांस है, मतलब ज़्यादा आउटकम नहीं है इसमें, दो ही आउटकम आ रहे हैं ना, ये या तो 15 लाख मिलेगा या तो 15 लाख नहीं मिलेगा, या तो 15 लाख या तो 0 नील, है ना। तो दो ही आउटकम है इसमें, तो दो ही आउटकम है, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, मोस्ट लाइकली आउटकम। मोस्ट लाइकली आउटकम आपको क्या लगता है कि 15 लाख मिलेंगे, आपको क्या लगता है कि आपने वैसा काम करा है कि 15 लाख मिलने चाहिए, तो बस उस हिसाब से आप वेरिएबल कंसिडरेशन मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। कि अगर एमएलओ, ऑब्वियसली अगर दो ही ऑप्शन है तो एमएलओ मेथड लगाओगे, एमएलओ मेथड लगाओगे तो आप उसमें से दोनों में से एक को चूज़ कर लेना, दो ही आउटकम है तो दोनों में से आपको एक चूज कर लेना, ठीक है। अब इस एग्जांपल में एक और चीज़ थी, मान लो फर्स्ट ईयर में ऐसा है, वैसे रफ में कर रहे हैं हम, कुछ क्वेश्चन में नहीं मांगा ये, ठीक है, रफ में कर रहे हैं हम। तो पहले साल हमने देखा कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगाना था। नेक्स्ट ईयर पे मान लो कि ये है पॉसिबिलिटीज, नेक्स्ट ईयर पे भी हम दोबारा चेक कर रहे हैं 2.5, 2.7, 2.8, हमें भाई जैसे जैसे क्लोज आते जा रहे हैं हमें लग रहा है कि यार अभी लेट हो जाएगा शायद, मतलब टाइम पर कंप्लीट कर लेंगे, तो हमें लग रहा है कि यार हो सकता है 2.7 मिल जाए, हो सकता है 2.8 में मिल जाए, तो इसकी 40% प्रोबेबिलिटी लग रही है हमें, 55% इसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है और 3% इसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो अगले साल भी यही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अगले साल बात करें तो उसके अगले साल तो बहुत क्लोज आ गए हम काम कंप्लीशन के, तो अब हमें लग रहा है कि यार या तो ये हो सकता है। अब दोनों में से एक चूज कर लो, तो इसमें हम एमएलओ मेथड लगाओगे। अभी तक आप ईवीएम लगा रहे थे क्योंकि दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज थी, है ना, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज थी। अब एमएलओ मेथड लगाओगे, इन दोनों में से एक चूज करके लिख देना। नेक्स्ट ईयर तो आपको पता चली जाएगा, तो उतना आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब पूछा नहीं था, इसमें तो सिर्फ पूछा था कि कौन सा मेथड किस चीज़ के लिए लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको यहाँ पर सीधा सोल्यूशन लिखना है, ये नीचे सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, दे दूंगा आपको मैं नीचे फोटो खींच के इसकी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 22 भी है, ये आप खुद से देख लेंगे, छोटा सा सोल्यूशन है इसका कि कौन सा मेथड लगाना है, यही पूछा हुआ है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन यहाँ पर है, ये सोल्यूशन भी दे दूंगा आपको मैं, क्वेश्चन दे दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24, ठीक है। आंसर इसका सिंपल सा है, बट एक बार देख लेते हैं है क्या। क्वेश्चन नंबर है 24, सिंपल सा है इसका क्वेश्चन, और देख लेते हैं फटाफट यहाँ से इसका क्या क्वेश्चन है। तो चलो जी पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर समझ लेंगे क्या कहता है। एन एंटिटी हैज़ फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹1 million टू डेवलप अ प्रोडक्ट दैट मीट स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज 9,50,000. द एंटिटी विल ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट ओवर 5 years एंड द एंटिटी यूजेस कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड to measure progress on the contract. An incentive award is available if the product meets the following criteria. तो 951 और उससे ग्रेटर होता है वेट तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 701 से लेकर 950 तक उसका वेट होता है तो आपको 10% मिलेगा। 10% मतलब होता है आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। और 700 और उससे लेस होता है तो आपको 25% इंसेंटिव मिलेगा, जो कि होता है आपका 10 लाख का 25% होता है 2.5 लाख रुपये। अमाउंट भी इसमें लिख के दे रखा है। द एंटिटी हैज़ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स दैट मीट्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. Based on its experience, the entity has identified 5 engineering alternatives that will achieve the 10% incentive and 2 that will achieve 25% incentive. In this case, the entity determined that it has 95% confidence that it will achieve the 10% incentive and 20% confidence that it will achieve the 25% incentive. I get that based on analysis, the entity believes 10% to be the most likely amount which when estimating the transaction price. Therefore, the entity includes only the 10% award in the transaction price while calculating revenue. Because of the entity has included, it is probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable considered is substantially resolved due to its 95% confidence in achieving 10% award. ठीक है,
The entity reassesses its production status quarterly to determine whether it is on track to meet the criteria for the incentive award. At the end of year 4, it becomes apparent that this contract will fully achieve the weight-based criteria at the end of 4th year. So therefore the entity revises its estimate of variable consideration to include the entire 25% fee in the year 4, because at this point it is probable that significant reversal of the amount of cumulative revenue recognized will not occur when including the entire variable consideration in the transaction price. Evaluate the impact of changes in variable consideration when cost incurred is as follows. तो ये 5 साल की कॉस्ट इनकर्ड दे रखी है, क्या क्या पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5 साल की कॉस्ट इनकर्ड दे रखी है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि एक फिक्स्ड फी है आपकी 10 लाख रुपए की, और आपका एस्टिमेट लगा रहे हो कि आपकी 9.5 लाख रुपए आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ठीक है, 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ओवर द 5 ईयर्स आप ये बनाओगे, और इसमें एक क्राइटेरिया है इंसेंटिव का जिसके पीछे एंटिटी हाथ धो के पड़ गई है कि भाई 951 और ग्रेटर तो कोई इंसेंटिव नहीं है, इतना हो तो 10% जो 1 लाख रुपये मिलेंगे एक्स्ट्रा, और 700 से कम हो तो आपको 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि वेरिएबल कंसिडरेशन को कंसिडर करें या ना करें, ये इस बात की चर्चा चल रही है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कहता है कि एंटिटी के पास ना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इस तरह के प्रोडक्ट बनाने में, और क्या कहता है टू मीट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एक पॉइंट दिखाऊं आपको, यहाँ पर हमने वहीं पर देखा भी था वेरिएबल कंसिडरेशन के बारे में कि भाई एक्सपीरियंस है अगर एंटिटी के पास तो क्या अगर करना चाहिए हमें। देखो यहाँ पर फैक्टर्स आउटसाइड इन्फ्लुएंस एंड पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, कह रहा है इफ एंटिटी हैज लो और जीरो एक्सपीरियंस तो आप उसको कंसीडर मत करना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, ऑपोजिट मतलब कंसीडर कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और ये वाली बातें भी नीचे वाले पैराग्राफ में सेटिस्फाई हो रखी हैं, हाई प्रोबेबिलिटी और सब्सटेंशियल रिवर्सल ये सब सेटिस्फाई हो रखे हैं, नीचे दिखाता हूँ अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंटिटी हैज़ 5 इंजीनियरिंग अल्टरनेटिव। अच्छा ऊपर वाले थे ना, द एंटिटी हैज़ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स दैट मीट द एक्सपीरियंस बहुत है एंटिटी के पास, एक्सपीरियंस की तो बात ही मत करो। आगे कहता है एंटिटी हैज़ आइडेंटिफाइड 5 इंजीनियरिंग अल्टरनेटिव दैट विल अचीव 10% इंसेंटिव। कह रहा है एंटिटी के पास 5 तरीके हैं जिससे हम 10% वाला इंसेंटिव तो बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं, और लेकिन 2 ही तरीके हैं जिससे हम 25% वाला इंसेंटिव अचीव कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा चांस किसके अचीव होने के, 10% वाले के, है ना। आगे कहता है इन दिस केस द एंटिटी डिटरमाइन दैट इट हैज 95% कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली दिख ही रहा था वो तो 95% चांसेस हैं कि दैट विल अचीव 10% इंसेंटिव एंड 20% चांस है कि वो 25% वाला इंसेंटिव अचीव कर पाएंगे। अब ये 95% और 25% क्यों बता रहा है अपने को, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि आप CEBC टेस्ट देखो वहाँ पर साफ साफ लिखा है हाई प्रोबेबिलिटी शुड एग्जिस्ट दैट सब्सटेंशियल रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू विल नॉट अकर व्हेन द अनसर्टेनिटी इज नॉट। ऑब्वियसली देयर इज एन अनसर्टेनिटी की फ्यूचर में हम उसको कितना वेट रहेगा वो अनसर्टेन है, बट हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि सब्सटेंशियल रिवर्सल ना हो। तो 95% कॉन्फिडेंट है एंटिटी, तो हाई प्रोबेबिलिटी है ना। तो ऊपर वाला लेंगे केस, यहाँ पर कह रहा है कि 20% चांस है, यहाँ कह रहा है 95% चांस है। तो ज़्यादा बेटर कौन सा लग रहा है आपको, 10% की 1 लाख रुपए इंसेंटिव जो है कंपनी जो है अचीव कर लेगी इस वाले को तो बड़े आराम से। आगे यहाँ पर वही पैराग्राफ में ऐसे ही बस बोल रहा है कि हमने जो है हाई प्रोबेबिलिटी है, सब्सटेंशियल रिवर्सल नहीं होगा, अनसर्टेनिटी जब रिजॉल्व हो जाएगी, ये सब बातें यहाँ पर बोल रखी हैं इसने। आगे कहता है द एंटिटी रीअसेसेस इस प्रोडक्शन स्टेटस क्वार्टरली, और चौथे साल में इनको पता चला कि यार हम तो 25% वाला अचीव कर सकते हैं, और इसने चौथे साल वाले को भी रिवाइज कर दिया। ठीक है, चौथे साल वाले पे भी दिखा दिया कि नहीं अब तो हम 25% अचीव कर सकते हैं। और लास्ट में कहता है कि कॉस्ट इनकर्ड जो है ऐसी है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे करना है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको ये चीज़ पता है ना सारी कि भाई CEBC का टेस्ट हमने देख लिया, जनरली ये भी बता दिया इसने, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब इसको सोल्व कैसे करना है। अच्छा एक चीज़ याद है ना आपको कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस है हर रिपोर्टिंग डेट पे निकालते हैं। देखो ना, फर्स्ट ईयर पे भी निकालेंगे, सेकंड ईयर पे भी, थर्ड ईयर पे भी, फोर्थ ईयर पे भी, हर साल निकाल रहे हैं इसको, है ना, क्योंकि हर साल आपका एस्टिमेट चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमने एक टाइमलाइन बना रखी है। कैसे है, इसमें फिक्स था आपका 10 लाख रुपए जो फ़ी थी, कॉस्ट बजट था आपका कि 9.5 लाख रुपए आप लगा दोगे इस पर। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा था साथ साथ कि 5 अल्टरनेटिव हैं जिससे आपको लगता है कि ये 10% वाला मतलब 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे जिसके 95% चांस है। तो 95% चांस है, तो आप पहले तो ये सोचो मेथड कौन सा लगाना चाहिए आपको, EVM मेथड लगाऊं या मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड लगाऊं। सिंपल चीज़ है, एक सोचने वाली बात है। EVM मेथड कब लगाते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड की जब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो, और MLO कब लगाते हैं जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो। बस
सब तो हम कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ ध्यान दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको, हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि सब्सटेंशियल रिवर्सल नहीं होगा। जब भी आप लिख रहे हो ना, जैसे 1 लाख रुपये आप अगर मान लो बुक करते हो, 10 लाख रुपये आप दिखा रहे हो कि मेरे को वो मिलेंगे फिक्स्ड वाले और 1 लाख रुपये आपको वेरिएबल वाले मिलेंगे। तो जब भी आप ऐसा दिखाते हो जी मेरी तो रिवेन्यू जो टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस में 11 लाख रुपये कंसिडर करना चाहता हूँ और 1 लाख रुपये इसमें मैंने क्यों ऐड करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि सब्सटेंशियल रिवर्सल नहीं होगा। हाई प्रोबेबिलिटी इज लाइक 95% चांस है ना, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो, MLO मेथड यूज़ कर रहे हो, मोस्ट लाइकली आउटकम, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि सब्सटेंशियल रिवर्सल नहीं होगा और ज़्यादा आउटकम ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, आउटकम है या तो आपके कि या तो 0 है या तो 1 लाख है या तो 2.5 लाख रुपए है, और उसमें भी आपको लगता है कि यार 1 लाख रुपए ही मुझे डायरेक्टली आपको 95% चांस लग रहा है कि मिल जाएंगे, है ना। वेरिएबल कंसिडरेशन है, आउटकम 0 है या तो 1 लाख है या तो 2.5 लाख है, क्वेश्चन में ही दे रखा है ना। बट आपको ना आप श्योर शॉट होगी ये मिल जाएगा आपको, तो इसलिए आप यहाँ पर MLO मेथड यूज़ करोगे। अब इसके सोल्यूशन पे हम आते हैं, सिंपल सा सोल्यूशन है, कुछ भी नहीं है सोल्यूशन में। तो सबसे पहले क्या है, आपको MOP निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, MOP, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस। तो देखो ना, CTC मेथड है, CTC मेथड है तो क्या लगाओगे आप, MOP कैसे निकालोगे, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट का तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है नीचे कि क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड हुई है, 5 लाख हुई है, 1,75,000 हुई है ना। और टोटल एस्टिमेट तो आपको पता है कि 9.5 लाख रुपए। तो ऐसे करके आप हर साल की निकाल सकते हो, ठीक है। हर साल का आपका मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, पहले साल इतना था, फिर अगले साल और काम कर दिया आपने, और काम कर दिया, आखिरी साल तक 100% ही काम कर दिया आपने, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ ट्रांजैक्शन प्राइस की, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। फिक्स ट्रांजैक्शन प्राइस तो 10 लाख है हर साल को, हर साल 10 लाख तो मिलनी है, ठीक है। मतलब हर साल नहीं, टोटल 10 लाख मिलने हैं, बट एक फिक्स ट्रांजैक्शन प्राइस अगर आप देखो तो 10 लाख तो है ही। 10 लाख रुपए तो आपका हर साल में आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इंसेंटिव आपको क्या लगता है। पहले साल में आप बात करूँ तो मुझे लगता है कि यार 1 लाख इंसेंटिव मिलेगा। दूसरे साल में मैं बात करूँ, अभी पहले सुन लेना, ठीक है। अभी वो हम आगे करेंगे, पूरा आंसर कैसे करना है वो बताऊंगा क्वेश्चन को। अभी सिंपल है, क्या कह रहे हैं, फिक्स ट्रांजेक्शन प्राइस तो 10 लाख रुपये ही है, चाहे वो पहला साल हो या दूसरा साल हो, टोटल हमें 10 लाख मिलने हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंसेंटिव कितना है आपका, पहले साल आपको लगता है कि 1 लाख रुपये, आप श्योर शॉट थे ना, अभी पीछे देखा था हमने कि कंपनी को क्या लगता है कि 1 लाख तो वो अचीव कर लेगी वेरिएबल कंसिडरेशन। तो अगर हाई प्रोबेबिलिटी है कि सब्सटेंशियल रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू विल नॉट अकर, तो आप यहाँ पर इंसेंटिव को दिखा देना। तो पहले साल 1 लाख दिखा रखा है, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल भी 1 लाख दिखा रखा है, लेकिन चौथे और पांचवें साल में 2.5 लाख रुपए क्यों दिखा रखा है। क्वेश्चन में ही बोला था इसने कि चौथे और पांचवें साल में हमें लगता है कि जो हम ना 25% वाले क्राइटेरिया को अचीव कर लेंगे, कि 700 से हमारा कम वेट रहेगा, मतलब हम इसको अचीव कर लेंगे वाले क्राइटेरिया को। चौथे साल में जाके पता लगा, तो हम ऑब्वियसली जब चौथे साल में जाके हमें पता लगा कि हम वाले क्राइटेरिया को अचीव कर सकते हैं, तो अपन ने क्या करा यहाँ पर, चौथे साल में हमें एंटिटी कहती है कि हम ना 25% वाला क्राइटेरिया अचीव कर सकते हैं। तो चौथे और पांचवें साल के लिए आप क्या करोगे, वहाँ पर 2.5 लाख रुपए लिख दोगे। सिंपल सी चीज़ है, इंसेंटिव है, इंसेंटिव आपको पहले 3 साल 1-1 लाख लगता था, तो आपने 1 लाख लिखा, लेकिन चौथे और पांचवें साल में आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है सब्सटेंशियल रिवर्सल नहीं होगा और मैं 2.5 लाख वाले इंसेंटिव को ले ही लूँगा, ठीक है। मिलेगा कब, लास्ट में जाके पता चलेगा ना कितना बन रहा है आपका, ठीक है। अब आपने इतना तो समझ आ गया कि इंसेंटिव आपको पहले 3 साल तो लगता था कि 1 लाख वाला ही इंसेंटिव मिलेगा आपको, लास्ट में जाके मिलेगा जो, ठीक है। और चौथे और पांचवें साल में आप तो श्योर शॉट हो गए भाई, देख 2.5 लाख रुपए मिलेंगे हमें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, रिवेन्यू कैसे बुक करना है, क्योंकि देखो हर साल अलग अलग रिवेन्यू बुक करते हो आप। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस निकाल रखा है और ट्रांजेक्शन प्राइस है, याद है आपको। ट्रांजेक्शन प्राइस अगर मैं दे दूँ और मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस दे दूँ, तो आप इसमें रिवेन्यू बुक कर सकते हो क्या, बहुत आसानी से रिवेन्यू बुक कर सकते हो। कैसे रिवेन्यू बुक करते थे, ट्रांजैक्शन प्राइस आपका 11 लाख रुपए है, तो आपको पता चल गया ट्रांजैक्शन प्राइस 11 लाख है और मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस 5.26% है, तो आप इतना ही रिवेन्यू बुक कर दोगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप कॉस्ट इसमें से जो इनकर करिए आपने वो माइनस करना पड़ेगा, बट यहाँ पर आप इतना रिवेन्यू दिखा दोगे क्या आप अपनी बुक्स में, हाँ बिल्कुल। रिवेन्यू टू बी कंसीडर कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले से हम ऐसा ही करते आ रहे, कोई नई बात नहीं है इसमें। जो भी आपका ट्रांजैक्शन प्राइस का एस्टिमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप जितना ट्रांजैक्शन प्राइस है उस हिसाब से ही तो रिवेन्यू बुक करोगे। ट्रांजैक्शन प्राइस को मल्टीप्लाई कर दोगे MOP से, आपका आ गया रिवेन्यू। अब इसमें से जो आपकी कॉस्ट है वो जो आपने इनकर करी है, दे रखी थी ना लास्ट में 5 साल की, तो वो माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा आपका। दूसरे साल का देखो, आपको दूसरे साल में भी यही एस्टिमेट है कि ट्रांजैक्शन प्राइस आपका है, एस्टिमेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस 11 लाख है, जिसके हिसाब से आपने यहाँ पर MOP निकाल रखा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिवेन्यू आ जाएगा। और रिवेन्यू इसमें ये टोटल रिवेन्यू है अभी तक का, है ना, जो आपको रिकॉग्नाइज करना है। अब जिसमें से ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज कर रखे हो पिछले साल आपने, वो माइनस कर देना, जो बच गया उसमें से कॉस्ट इनकर्ड जो इस साल करी है वो भी माइनस कर देना, आपका इस साल का भी प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है,
रिवेन्यू वाली एंट्री करोगे तो ये वाला अमाउंट लिख दोगे वहाँ पर जो अभी इस साल रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। ऐसे करते करते आप पूरे साल करते जाओगे, लास्ट तक करते जाओगे, है ना। लास्ट में क्या आएगा 12.5 लाख, 12.5 लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे 100% है ये तो, और अभी तक की कॉस्ट जो आपने मतलब रिवेन्यू ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज करा माइनस करके आपका यहाँ पर अमाउंट आ गया, और इस साल भी आप जो कॉस्ट इनकर करिए वो माइनस कर दोगे। सिंपल से देखने में आपको समझ आ रहा है कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना। तो एक बार समझने का था कि हाँ कैसे करना है, एक बार आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी फिर तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका समाप्त। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे चल के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, यही बस ये पैराग्राफ रहता है हमारा पढ़ना, ये पढ़ लेते हैं फटाफट। इसको करने से पहले हमने लास्ट में याद है 2 पॉइंट और भी देखे थे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो आपका वेरिएबल कंसिडरेशन था उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, बोनस पेनल्टी तो हो सकते हैं, बोनस इंसेंटिव और पेनल्टी ये तो हमने देख ही लिया इसका केस। बट कहता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस, और एक बोलता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ गुड्स। इन दोनों का एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया था आपको, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने जो थर्ड केस था वो था इसका कि गुड्स जो है उसका रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइस चेंज हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइस कैसे चेंज हो सकता है भाई, क्या हमने बोला कस्टमर को भाई देख सामान ले जाए, ये वाला 10,000 रुपये का सामान है, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर हमारे पास सामान खरीदने आता है वाला, तो हम तेरे को ये वाला जो नया सामान खरीदेगा उसके भी 9,000 लगा देंगे, और जो पुराने वाला सामान खरीद के गया है उसके भी हम 9,000 लगा देंगे। समझ आ रहा है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? ये कहना चाहते हैं कि भाई आपने आज सामान खरीद लो 10,000 रुपये का, लेकिन अगर आप फ्यूचर में हमारे पास आते हो ना, तो जो फ्यूचर में आप प्रोडक्ट खरीदोगे उसके 9,000 रुपये लगा देंगे, और जो पुराने वाला माल खरीद के गया ऑलरेडी उसके भी 9,000 लगा देंगे। तो इसमें आपका पुराने वाला जो गुड आपने बेचा था उसका रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइस चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये एक केस था जिसमें आपका पुराने वाले गुड्स का भी सामान का प्राइस जो है वो चेंज हो गया था। अच्छा, एक चीज़ है आपकी गुड्स रिटर्नेबल हो तो भी आप उसको वेरिएबल कंसिडरेशन कहोगे क्या? गुड्स रिटर्नेबल हो, जैसे पीछे देखा था चौथा केस था जिसमें था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ गुड्स। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। गुड्स रिटर्नेबल है, जैसे कि आपने एक बंदे को गुड्स बेचे जो कि रिटर्नेबल होते हैं, 10 दिन के आप अंदर इसको रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल कंसिडरेशन में आता है। बट भैया इसमें चेक करना पड़ेगा हाई प्रोबेबिलिटी शुड एग्जिस्ट दैट सब्सटेंशियल रिवर्सल ऑफ रिवेन्यू विल नॉट एग्जिस्ट। ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है जब भी आपका वेरिएबल कंसिडरेशन होता है। बट क्या ऐसा कुछ होता है कि जब गुड्स रिटर्नेबल होते हैं तो आपका वेरिएबल होता है, फिक्स होता है? हाँ, वेरिएबल होता है जिसको आप बाद में हो सकता है कि रिवर्स भी हो जाए आपका वाला कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन है विच में रिवर्स इन फ्यूचर, ठीक है। अगर उसने रिटर्न कर दिया तो आपको वो रिवर्स करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ थी ये 2 पॉइंट भी थे जो रह गए थे, ये भी आपको क्लियर हो गया आई होप, ठीक है। तो सिंपल से पॉइंट थे ये वाले। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये चारों पॉइंट आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया ये वाला कंसिडरेशन। ये ना देखो सिंपल सा है लेकिन ये ना याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाएगा पेपर में, पता मिल लगेगा आपको, ठीक है। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। देखो क्या कहता है, कंसिडरेशन के बारे में कह रहा है। कंसिडरेशन जो है ना, अब पहले पढ़ते हैं फिर समझ लेंगे। कंसिडरेशन कैन बी इन काइंड, कैन बी पेड टू कस्टमर ऑल्सो। It is possible that entity pays certain charges, commission, cost to customer. In such cases, transaction price will be reduced with amount paid to customer. If consideration is in kind, it can be in shares or it can be any other item. क्या कहना चाहता है? कंसिडरेशन जो है वो काइंड में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैश की जगह बंदा कुछ और दे रहा है, कोई बात नहीं। कैन बी पेड टू कस्टमर ऑल्सो। इट इज़ पॉसिबल दैट एंटिटी पेज सर्टेन चार्जेस, कमीशन और कॉस्ट टू कस्टमर। इन सच केसेस ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी रिड्यूस्ड विद अमाउंट पेड टू कस्टमर। कभी कभी ना हम कस्टमर को देते हैं, जैसे कस्टमर हमें माल खरीदता है ना हमसे, ये कह रहा है कि कभी कभी हम कस्टमर को पे करते हैं। क्या पे कर सकते हैं? कुछ चार्जेस पे कर सकते हैं, कमीशन पे कर सकते हैं, या कोई कॉस्ट पे कर सकते हैं कस्टमर को। कि भाई कस्टमर को हम एक बोलते हैं कि भाई हमारे पास सामान खरीदने आया तो बहुत अच्छी बात है, ये ले पैसे रख। तो क्या है, कुछ नहीं है, कुछ चार्जेस पे कर दिए भाई, जाने आने के पैसे पे कर दिए, या फिर कुछ भी। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना सोचो कि हाँ कभी कभी ना एंटिटी कस्टमर को भी पैसे पे कर सकती है, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि एंटिटी पे करती है, वेदर इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ चार्जेस, कमीशन और कोई कॉस्ट टू कस्टमर को पे करी है, तो ये ना ट्रांजैक्शन प्राइस में से आप इतना अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर देंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस में से वाला अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर दोगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, काइंड में भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ बात करी कि कभी कभी एंटिटी कस्टमर को पैसे पे कर सकती है। अगर एंटिटी कस्टमर को पे करती है तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, जो कस्टमर से हमने डील करी है जितने में भी, उस ट्रांजैक्शन प्राइस में से आप वाला अमाउंट को तो डिक्रीज कर देना, ठीक है। इफ कंसिडरेशन इज इन काइंड, इट कैन बी इन शेयर्स और इट कैन बी एनी अदर आइटम। अब काइंड की ही बात करें, काइंड हो तो शेयर्स भी हो सकता है या कोई और आइटम भी हो सकता है, ठीक है। अगर शेयर्स है, अगर कंसिडरेशन शेयर्स में है, सामने वाला कस्टमर जो है वो हमें शेयर देगा, तो कंसिडरेशन अदर देन बोनस और इंसेंटिव, तो क्या कह रहा है, देखो शेयर्स दे रहा है, या तो नॉर्मल से शेयर्स हो सकते हैं या तो कोई बोनस और इंसेंटिव के फॉर्म में हो सकता है। देखो जो आपकी कंसिडरेशन है ना,
वो आपकी एक फिक्स्ड कंसिडरेशन होती है, और दूसरी चीज़ होती है वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन में आता है आपका बोनस आ जाता है, इंसेंटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये बात कह रहा है कि कंसिडरेशन है आपकी नॉर्मल वाली, कोई बोनस नहीं है इसमें, कोई इंसेंटिव नहीं है, ठीक है। बोनस शेयर्स की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि बोनस नहीं, बोनस जो भी हमने वेरिएबल कंसिडरेशन वाला बोनस देखा था कि कंसिडरेशन आपकी नॉर्मल सी कंसिडरेशन है, ना ही इसमें कोई बोनस इंसेंटिव कुछ नहीं है। तो आप कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे? नंबर ऑफ शेयर जो आपको मिले इनटू फेयर वैल्यू जो है जब आपने ऑब्टेन करा। भाई आज मुझे शेयर मिल गए, 10,000 शेयर मिले, आज की फेयर वैल्यू देख लूँगा क्या है फेयर वैल्यू मार्केट में, मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू बुक कर दूंगा मैं। अच्छा, बोनस और इंसेंटिव मिला, बोनस और इंसेंटिव तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट। सिंपल चीज़ें याद रह सकती है वाली। तो क्या कहता है, बोनस और इंसेंटिव है तो नंबर ऑफ शेयर, देखो नंबर ऑफ शेयर तो दोनों में ही है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने शेयर मिले, मल्टीप्लाई किससे करना है, फेयर वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, दोनों केस में फेयर वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है। बट डिफरेंस इतना है कि अगर नॉर्मल सा कंसिडरेशन के हिसाब से आपको शेयर्स मिले, आप देखो जो चीज़ है वो याद कर लो आप, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि फेयर वैल्यू व्हेन ऑब्टेन्ड, और यहाँ पर क्या है फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, जब आपने वो ऑब्टेन करें शेयर्स उस दिन का फेयर वैल्यू लोगे, और इसमें कौन सा फेयर वैल्यू लोगे, जो फेयर वैल्यू जो है ग्रांट डेट पर जो फेयर वैल्यू रही होगी उस दिन का आप लोगे, ठीक है। दे रखा होगा फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट इतना है, नंबर ऑफ शेयर इतना, मल्टीप्लाई करके आपको रिवेन्यू पता चल जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। अब दूसरा केस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन देखा भी है, क्या है इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा क्वेश्चन जब आप करोगे कि एक्सचेंज ऑफ नॉन सिमिलर आइटम्स। देखो काइंड है, कंसिडरेशन इज इन काइंड है ना, तो कंसिडरेशन है इज इन काइंड, और काइंड में है तो हो सकता है आपने एक प्रोडक्ट दिया हो और सामने वाले ने दूसरा प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है। शेयर्स नहीं मिले, यहाँ पर सामने वाले ने सिमिलर एक्सचेंज कर लिया। तो अगर नॉन सिमिलर एक्सचेंज है ना तो मेरे से बात करो आप, सिमिलर एक्सचेंज तो आउट ऑफ स्कोप है। जैसे मैंने आपको बुक्स दी, आपने मुझे बुक्स दे दी, तो ये तो सिमिलर एक्सचेंज हो गया ना। सिमिलर एक्सचेंज की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन सिमिलर एक्सचेंज की, ठीक है। तो नॉन सिमिलर एक्सचेंज होगा, पता नहीं लगेगा, ये वाला क्वेश्चन आ भी जाएगा पेपर में, तो आपको ध्यान से रखना। सिमिलर एक्सचेंज नॉन सिमिलर एक्सचेंज की बात करें तो इसी पॉइंट की बात करेगा वो, ठीक है। तो अगर नॉन सिमिलर एक्सचेंज हो तो आप क्या कहोगे, रिवेन्यू विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज आइटम रिसीव्ड, ठीक है। कितना रिवेन्यू बुक करोगे, कुछ नहीं है, जो आपने आइटम रिसीव करी है ना उसकी फेयर वैल्यू ले लेना, बस बात खत्म। जो आपने आइटम रिसीव करी है ना उसकी फेयर वैल्यू ले लेना, दैट्स इट, ठीक है। तो क्या कहता है, रिवेन्यू जब मतलब कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकती है, अब वो शेयर्स में है या कोई अदर आइटम में है तो देखना पड़ेगा। शेयर्स में है तो ये चीज़ें लगती हैं आपकी, और अगर अदर आइटम है तो आपका ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, अदर आइटम जो है कि नॉन सिमिलर होती है, ठीक है। तो ये तो बात होगी कंसिडरेशन की, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहीं पर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो कि मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा और आपका इसको क्वेश्चन भी मैं फोटो खींच के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर है 70, ठीक है। तो आप इसका देख लेना कैसे करना है इसको, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सारे करे हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको करने में मज़ा आएगा। और चलिए जी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास, ठीक है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें कवर करे हैं, आप इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना खुद से, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब सिर्फ हमारी 2 क्लासेस बाकी हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हमारे कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। चलिए जी मिलते हैं। तो चलिए जी यही समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना मत भूलना, उसको अभी के अभी क्लिक कर दो, और दूसरी चीज़ है लाइक वाले बटन को भी क्लिक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।